बेटा, आज तू बहू से अगर अपने रिश्ते को प्यार भरा रखता तो आज तू यूं अकेला ना होता। तुझे इस तरह देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इतनी लंबी ज़िंदगी तू अकेले कैसे काटेगा? 2 मंजिले मकान के ऊपरी माले में अपनी पैरालाइज्ड माँ के साथ अकेले बैठा पारितोष खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। माँ सो रही थी, कमरा बिखरा पड़ा था। उसे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे। पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। ऐसे में उठकर नाश्ता बनाना आसान नहीं था। वैसे पिछले कई दिनों से नाश्ते के नाम पर वह ब्रेड बटर और दूध ले रहा था। किसी तरह फ्रेश होकर वह किचन में घुसा। दूध और ब्रेड खत्म हो चुके थे। घर में कोई ऐसा था नहीं जिसे भेजकर दूध मंगवाया जा सके। खुद ही घसीटता हुआ किराने की शॉप तक पहुंचा। दूध, मैगी और ब्रेड के पैकेट खरीदकर घर आ गया। अपनी पत्नी अभिलाषा के जाने के बाद वह यही सब खाकर ज़िंदगी बसर कर रहा था। घर आकर जल्दी से उसने दूध उबालने को रखा और ब्रेड सेकने लगा। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा जल्दी आ, मुझे टॉयलेट लगी है। पारितोष ने ब्रेड वाली गैस बंद की और दूध वाली गैस थोड़ी हल्की करके माँ के कमरे की तरफ भागा। तब तक माँ सब कुछ बिस्तर पर ही कर चुकी थी। उनसे कुछ भी रोका नहीं जाता। वह माँ पर चीख पड़ा, क्या माँ, मैं 2 सेकंड में दौड़ता हुआ आ गया पर तुमने बिस्तर खराब कर दिया। अब यह सब बैठकर मुझे ही धोना पड़ेगा। काम वाली भी तो नहीं आ रही ना। माँ सकपका गई। दुखी नज़रों से उसे देखती हुई बोली, माफ़ कर देना बेटा, पता नहीं कैसी हालत हो गई है मेरी, कितनी तकलीफ़ देती हूँ मैं तुझे। मैं मर क्यों नहीं जाती? कहते हुए वह रोने लगी थी। ऐसा मत कह माँ। पारितोष ने माँ का हाथ पकड़ लिया। पिताजी पहले ही हमें छोड़कर जा चुके। भाई दूसरे शहर चला गया। अभिलाषा किसी और के साथ भाग गई। अब मेरा है ही कौन तेरे सिवा। तू भी चली जाएगी तो पूरी तरह अकेला हो जाऊंगा। तो उसकी भी आंखें भर आई थी। उसे अभिलाषा की याद तड़पाने लगी थी। अभिलाषा थी तो सब कुछ कितनी सहजता से संभाले रखती थी। माँ की तबीयत तब भी खराब थी, मगर अभिलाषा इस तरह माँ की सेवा करती थी कि तकलीफ़ों के बावजूद वे हंसती रहती थी। उस समय छोटा भाई और पिताजी भी थे, मगर घर के काम पलक झपकते निपट जाते थे। पारितोष की आंखों के आगे अभिलाषा का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। जब वह ब्याह कर घर आई थी, नई नवेली बहू इधर से उधर फुदकती फिरती थी, मगर पारितोष उसकी मासूमियत को बेवकूफ़ी का नाम देता था। वक्त बेवक्त उसे झिड़कता रहता था। वह घर से एक कदम भी बाहर रख देती थी तो घर सिर पर उठा लेता था। उसकी सहेलियों तक से उसे मिलने नहीं देता था। समय के साथ चपल हिरनी सी अभिलाषा पिंजरे में कैद बुलबुल जैसी गमगीन हो गई। हंसी के बजाय उसकी आंखों में पीड़ा छलकने लगी थी। फिर भी कोई शिकायत किए बिना वह पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती। आज पारितोष को याद आ रहा था वह दिन जब अभिलाषा की मौजूदगी में एक बार उसे बुखार आ गया था। उस वक्त उनकी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। तब अभिलाषा पूरे दिन उसके हाथ पैरों की मालिश करती रही थी। पारितोष कभी अभिलाषा से सिर दबाने को कहता, कभी कुछ खाने को मांगता तो कभी पत्रिकाओं में से कहानियाँ पढ़कर सुनाने को कहता। हर समय अभिलाषा को अपनी सेवा में लगाए रखता। एक दिन उसके मन की थाह लेने के लिए पारितोष ने पूछा था, मेरी बीमारी में तुम मुझसे परेशान तो नहीं हो गई? ज़्यादा काम तो नहीं करा रहा हूँ मैं? अभिलाषा ने कुछ कहा नहीं, केवल मुस्कुरा भर दिया। तो पारितोष ने उसे तुलसीदास का दोहा सुनाते हुए कहा था, इसका मतलब है खराब समय में ही धीरज, धर्म, मित्र और औरत की परीक्षा होती है। बुरे समय में पत्नी आपका साथ देती है या नहीं, यह देखना ज़रूरी है। इसी से पत्नी की परीक्षा होती है। अभिलाषा के बारे में सोचते सोचते काफ़ी समय तक पारितोष यूं ही बैठा रहा।
तभी उसे याद आया कि उसने गैस पर दूध चढ़ा रखा है। वह दौड़ता हुआ किचन में घुसा तो देखा आधा से ज़्यादा दूध ज़मीन पर बह गया है और बाकी जल चुका है। भगोना भी काला हो गया है। पारितोष सिर पकड़कर बैठ गया। किचन की सफाई का काम बढ़ गया था। दूध भी फिर से लाना होगा। उधर माँ के बिस्तर की सफाई भी करनी थी। सब काम निपटाते निपटाते दोपहर के 2 बज गए। दूध के साथ ब्रेड खाते हुए पारितोष को फिर से पुराने दिन याद आने लगे। अभिलाषा को उसके लिए पिताजी ने पसंद किया था। वह खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी, जबकि पारितोष कपड़ों का थोक विक्रेता था। घर में रुपये पैसों की कमी नहीं थी, फिर भी अभिलाषा जॉब करना चाहती थी। वह इस बहाने खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, मगर पारितोष ने उसकी यह गुजारिश सिरे से नकार दी थी। पारितोष को डर लगने लगा था कि अभिलाषा यदि बाहर जाएगी या अपनी सहेलियों से मिलेगी तो वे उसे भड़काएंगी। यही सोचकर उसने अभिलाषा को जॉब करने या सहेलियों से मिलने पर पाबंदी लगा दी। एक दिन वह दुकान से जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि कपड़े प्रेस करते करते अभिलाषा अपनी किसी सहेली से बातें कर रही है। पारितोष दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर बैठकर चुपके से अभिलाषा की बातें सुनने लगा। वह अपनी सहेली से कह रही थी, रेनू, सच कहूँ तो कभी कभी दिल करता है इसको छोड़कर कहीं दूर चली जाऊँ। कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, मगर उस वक्त सीमा दीदी का ख्याल आ जाता है। वह इतनी सुंदर है, पर विधवा होने की वजह से उनकी कहीं शादी नहीं हो पाई। कितनी बेबस और अकेली रह गई है। एक औरत के लिए दूसरी शादी कर पाना आसान नहीं होता। कभी मन गवाह नहीं देता तो कभी समाज। एक बात बताऊं रेनू, अभिलाषा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पारितोष चिढ़ पड़ा। अभिलाषा, फ़ोन रखो, मैं कहता हूँ फ़ोन रखो। डर कर अभिलाषा ने फ़ोन रख दिया। पारितोष ने खींचकर एक झापड़ उसे रसीद किया। अभिलाषा बिस्तर पर बैठकर सुबकने लगी। अभिलाषा ने सवालिया नज़रों से पारितोष की ओर देखा तो पारितोष फिर चीखा कि औरतों को अक्ल सिखाने के लिए उन्हें पीटना ज़रूरी होता है। वे ताड़न की अधिकारी होती हैं और मैं तेरे जैसी औरतों को पीटना अच्छी तरह जानता हूँ। पति की बुराई मोहल्ले भर में करती चलती हो, सहेलियों के आगे बुराइयों का पोथा खोल रखा है। छोड़कर जाएगी मुझे? क्या कमी रखी है मैंने? जाहिल औरत, बता क्या कमी रखी है? कहते हुए पारितोष ने गर्म प्रेस उसकी हथेली पर रख दी। अभिलाषा जोर से चीख उठी। बगल के कमरे से पिताजी दौड़े आए। बस कर पारितोष, क्या कर रहा है तू? चल, तेरी माँ दवा मांग रही है। पिताजी पारितोष को खींचते हुए ले गए। फिर अभिलाषा देर तक नल के नीचे बहते पानी में हाथ रखी रोती रही। उस दिन अभिलाषा के अंदर कुछ टूट गया था। वह चोट फिर कभी ठीक नहीं हुई। उस दिन के बाद अभिलाषा ने अपनी सहेलियों से भी बातें करना छोड़ दिया। हंसना खिलखिलाना सब कुछ छूट गया। वह पारितोष के सारे काम करती, मगर बिना एक शब्द मुंह से निकाले। रात में जब पारितोष उसे अपनी तरफ खींचता तो उसे महसूस होता जैसे बहुत सारे बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। पर वह बेबस थी। उसे कोई रास्ता नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस तरह जिंदगी के करीब 3 साल बीत गए। उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। अभिलाषा वैसे भी बच्चे के पक्ष में नहीं थी। उसे लगता था कि इतने घुटन भरे माहौल में वह अपने बच्चे को कौन सी खुशी दे पाएगी। एक दिन वह शाम के समय सब्जी लाने बाजार गई थी। वहीं उसकी मुलाकात अपने सहपाठी रवि से हुई। वह अपने भाई अभिषेक के साथ सब्जी और फल खरीदने आया था। अभिलाषा को देखते ही रवि ने उसे पुकारा, कैसी हो अभिलाषा, पहचाना मुझे? रवि को देखकर अभिलाषा का चेहरा खिल उठा। अरे कैसे नहीं पहचानूंगी, तुम तो कॉलेज के जॉन थे, पर तुम्हें पहचानना कठिन हो रहा है। कितनी मुरझा गई हो, सब ठीक तो है?
चिंता भरे स्वर में रवि ने पूछा तो अभिलाषा ने सब सच बता दिया। ढांढस बांधते हुए रवि ने अभिलाषा का परिचय अपने भाई से कराया। यह मेरा भाई है, यहीं पास में ही रहता है। बीवी से तलाक हो चुका है। बीवी बहुत रूखे स्वभाव की थी, जबकि यह बहुत कोमल हृदय का है। मैं तो जयपुर में रहता हूँ, मगर तुम्हें जब भी कोई समस्या आए तो मेरे भाई से बात कर सकती हो। यह तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। इस छोटी सी मुलाकात में अभिषेक ने अपना नंबर देते हुए हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाने का वादा किया था। अभिलाषा को जैसे एक आसरा मिल गया था। वैसे भी अभिषेक उसे जिन निगाहों से देख रहा था, वे निगाहें घर आने के बाद भी उसका पीछा करती रही थी। अजीब सी कशिश थी उसकी निगाहों में। अभिलाषा चाहकर भी अभिषेक को भूल नहीं पा रही थी। करीब 4-5 दिन बीत गए। हमेशा की तरह अभिलाषा अपने घर के कार्यों में व्यस्त थी कि तभी अभिषेक का फ़ोन आया। उसका नंबर अभिलाषा ने नेहा नाम से सेव किया था। अभिलाषा ने दौड़कर फ़ोन उठाया। अभिषेक की आवाज़ में एक सुरूर था। वैसे उसने अभिलाषा का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था, मगर उसके बात करने का अंदाज़ ऐसा था कि अभिलाषा 2-3 दिनों तक फिर से अभिषेक के ख्यालों में गुम रही। इस बार उसी ने अभिषेक को फ़ोन किया। दोनों देर तक बातें करते रहे। हाल चाल से बढ़कर अब ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी बातें होने लगी थी। अब हर रोज़ दोपहर करीब 2 से 3 बजे दोनों बातें करने लगे। दोनों ने अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर की और फिर एक दिन एक दूसरे के साथ कहीं दूर भाग जाने की योजना भी बना डाली। आशा के लिए यह फैसला लेना कठिन नहीं हुआ था। वह ऐसे भी पारितोष से आजी जा चुकी थी। पारितोष ने जिस तरह से उसे मारा पीटा और गुलाम बनाकर रखा था, वह उसके जैसी स्वाभिमानी स्त्री के लिए असहनीय था। एक दिन पारितोष के नाम एक चिट्ठी छोड़कर अभिलाषा अभिषेक के साथ भाग गई। वह कहाँ गई इसकी खबर उसने पारितोष को नहीं दी, मगर क्यों गई और किसके साथ गई, इन सब बातों की जानकारी खत के माध्यम से पारितोष को दे दी। साथ ही उस खत में स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि वह पारितोष को तलाक नहीं देगी और उसके साथ रहेगी भी नहीं। पारितोष के पास हाथ मलने और पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इस बात को 1.5 साल बीत चुके थे। पारितोष की जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। मन में बेचैनी का असर दुकान पर भी पड़ा। उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। पारितोष के पिता की मौत हो गई और घर के हालात देखते हुए पारितोष के भाई ने लव मैरिज की और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। अब पारितोष अकेला अपनी बीमार माँ के साथ जिंदगी की रेतीली धरती पर अपने कर्मों का हिसाब देने को विवश था। दोस्तों, हमें अपने रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर रिश्तों में प्यार खत्म हो जाए तो उस रिश्ते को टूटने में देर नहीं लगती। रिश्ते अपनेपन और प्यार से ही जुड़ते हैं और अच्छी चीज़ों को नज़र लगते देर नहीं लगती। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।